Good morning to everyone. I, Bhupender, student of LLM 4th Sem Central University of Haryana. Today we discuss on the case Nebam Rabia and Bemang Flex and others versus Deputy Speaker of Arunachal Pradesh. तो हम इस केस की जो जजमेंट है उसको समराइज़ करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि केस के फैक्ट्स क्या थे, कोर्ट का डिसीजन क्या है, पेटिशनर कौन था, रेस्पोंडेंट कौन था और एक्चुअल में इस केस में हुआ क्या था और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से किस प्रकार रिलेटेड है, फेडरलिज्म से किस प्रकार रिलेटेड है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फैक्ट क्या थे केस के। तो इन दी 2011 अरुणाचल प्रदेश इलेक्शन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले फैक्ट देख रहे हैं हम। तो इन दी 2011 अरुणाचल प्रदेश इलेक्शन नवाम तुकी वोन दी फुल मेजोरिटी ऑफ 49 सीट आउट ऑफ 60। जो नवाम तुकी जो है, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उस समय, तो उन्होंने जब 2011 में इलेक्शन हुआ अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने 60 में से 49 सीटें उन्होंने जीती और मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बना ली। और 2015 में इन 2015 20 कांग्रेस मेंबर along with the 11 BJP members and 2 independent MLA rebelled against the newly elected chief minister। जो चीफ मिनिस्टर था उसके खिलाफ रिबेल कर दिया। ठीक है, 20 कांग्रेस के विधायक, 11 बीजेपी के और 2 इंडिपेंडेंट एमएलए ने मिलके। अब क्या होता है, 2015 में ये हुआ। अब 19 नवंबर 2015 को 13 मेंबर ऑफ द असेंबली एड्रेस ए लेटर टू द गवर्नर टू एक्सप्रेस दियर द डिसेंट with the speaker and the government, while the 21 Congress MLA also declined to attend party meetings, alleging the chief minister incompetent. They claimed that the chief minister and drastically mismanaged cash and wasted money। गवर्नर को लिख दिया कुछ एमएलएज ने लेटर। ठीक है, विदाउट कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द गवर्नर पोस्टपोन द असेंबली मीटिंग फ्रॉम जनवरी 14, 2016 टू December 16, 2015। impeach the speaker Nebam Remia and the nominated to Congress rebel as a deputy speaker, who then the disqualification ऑर्डर ऑफ 14 रिबेल कांग्रेस। अब इन्होंने लेटर लिखा गवर्नर को और गवर्नर ने अपने डिस्क्रेशन पावर यूज़ करते हुए क्या किया कि डिप्टी स्पीकर जो नेवाम रेबिया था उनका तो इम्पीचमेंट कर दिया और दूसरे को नॉमिनेट कर दिया। द रिमूवल ऑफ द स्पीकर नवाम रेमिया वाज कंटेस्टेड इन द गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ एन एक्सट्रानियस एंड inappropriate exercise of the constitutional authority। On January 5, 2016, the High Court postponed the disqualification of the Congress MLA and they dismissed the speaker petition stating the neither the governor discretion under the Article 163 nor the legislative procedure and Article 212 may be contested in the court and that both are legally legitimate and the acts of the governor and the assembly were not arbitrary। Following the appeal was filed in the Supreme Court and the case was assigned to the 5 judges bench that called the कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने नवाम रेबिया जो स्पीकर थे उनके डिस्क्वालिफिकेशन को सही माना, उन्होंने उसको राहत नहीं दी, उन्होंने उसकी अपील की सुप्रीम कोर्ट में। अब मेन जो इश्यू सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आए वो दो क्वेश्चन यानी दो इश्यू आए। वो दो इश्यू क्या क्या है देखिए। पहला है वेदर द स्पीकर एक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमएलए व्हेन ए मोशन फॉर हिज इम्पीचमेंट वाज पेंडिंग बिफोर द हाउस वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है जो इम्पीचमेंट के लिए जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है स्पीकर की और वो स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई कर देता है मेंबर्स, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा क्वेश्चन आता है वेदर डिसीजन ऑफ द गवर्नर ऑफ द असेंबली सेशन वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। जो गवर्नर ने किया उसका जो डिसीजन था क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। आइए अब देखते हैं।
जैसे कि इसको अगर ब्रीफली देखें तो हमने बताया आपको कि ये अब जुलाई 13, 2016 ए 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइजिंग जस्टिस JS केहर, दीपक मिश्रा, MB लोकुर, PC घोष एंड NV रमन्ना जजों की बेंच थी, उसमें 5 जजेस ये थे। अब उन्होंने कहा दैट द गवर्नर पावर to summon, dissolve and advance a session within the scope। आइए इसको देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस अरोज द अरुणाचल। अच्छा, ये हमने बताया कि आपको फैक्ट बताया कि 11 BJP के ML, 2 इंडिपेंडेंट मिले, सबने मिलकर लेटर लिखा गवर्नर को। उसके बाद में गवर्नर ने इनको डिप्टी स्पीकर को हटा के दूसरे को बना दिया। क्या रिमूवल वो सही था कि नहीं था, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी। इस वजह से फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है वो देखते हैं। हमारा जो फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो फेडरलिज्म में क्या आता है। तो आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथोराइज द गवर्नर टू समन, डिजोल्व एंड प्रोग्यू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। उसके बाद however the governor can exercise the above only as per the article 163 of the Indian Constitution, which says the governor act on the ad and advice of the council of minister headed by the chief minister। जो गवर्नर है 163 में गवर्नर को जो पावर दी गई है उसके अकॉर्डिंग गवर्नर जो वर्क करेगा वो एड एंड एडवाइज ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इन 2016 द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, जैसे मैंने बताया नवाम रेबिया एंड बवांग फ्लेक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस में क्या कहा था, तो सेड दैट द पावर टू समन हाउस इज नॉट शोरली वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शुड बी एक्सरसाइज विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट एट इज वॉन। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है यहाँ पे गवर्नर के पास में। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा द कोर्ट हाईलाइटेड द फैक्ट ऑफ द गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड अथॉरिटी एंड इज मेयर नॉमिनी ऑफ द प्रेसिडेंट सच एज द नॉमिनी कैन नॉट हैव एन ओवरराइडिंग द अथॉरिटी और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो गवर्नर है वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, वो प्रेसिडेंट का नॉमिनी है और किसी भी नॉमिनी मेंबर को इतनी आप पावर नहीं दे सकते कि वो जो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड जो पर्सन है, उनको ओवरराइडिंग उनके को कर सके। ठीक है, तो हु कॉन्स्टिट्यूट द हाउस एंड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, allowing the governor to overrule the state legislature or the state executive would not harmoniously augur with the strong democratic principle enshrined in the provision of the constitution, especially so because the constitution is founded on the principle of ministerial responsibility, है ना। जैसे कि 75 क्लोज 3 में भी जहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी। अब गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर को हम बात करें ना, तो आर्टिकल 163 क्लोज 1 एसेंशियली लिमिट एनी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 163 के क्लोज 1 में गवर्नर की जो पावर है डिस्क्रिशन, वो उसको लिमिट किया गया है only to the cases where the constitution expressly specifies that the governor must act on his own and apply an independent mind. The governor can exercise his discretionary power under the Article 174 when the chief minister has not the support of the house and his strength is debatable. Generally, when doubts are cast on the chief minister that he has lost the majority opposition of the governor and the rally of the floor test. On numerous occasions, that court have also clarified that when the majority of the ruling parties is in question, then a floor test must be codified at the earliest available opportunity. However, in the Rajasthan case, despite the request from the chief minister who is enjoying the majority of the governor has used the discretionary power
ट्वाइस एंड द रिटर्न द रिक्वेस्ट टू कॉल फॉर ए रिक्वेस्ट। तो गवर्नर के पास में बिल्कुल ये है कि जब वो लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें नहीं हो रही है उसमें कर सकता है, और जब दूसरे मेंबर डिमांड करे फ्लोर टेस्ट के लिए, जब मेजोरिटी की सरकार को जिसको आप अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करते हैं, तो उसमें आप गवर्नर का जो बनता है कि वो पार्टी को अपना विश्वास मत हासिल करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे और सेशन बुलाएं। अब इसमें ये केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बताया कि गवर्नर के पास में इतनी डिस्क्रिशनरी पावर है, इतनी नहीं है। और साथ में ही जो स्पीकर जो नेवाम रेबिया जो स्पीकर थे और जो नबाम तुकी जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उनके वापस सरकार को लाया गया और सरकार ने मेजोरिटी में दोबारा सरकार बनाई और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। और तो ये था नबाम रेबिया एंड अवांग फ्लेक्स फॉर सदर डिप्टी कमिश्नर।